प्रिय छात्राओं, आज हम इनकम टैक्स में जिस अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह करदाता की निवासीय स्थिति बताता है। रेजिडेंशियल स्टेटस। पहले में रेजिडेंशियल स्टेटस और नेशनलिटी, सिटीजनशिप, निवासीय स्थिति और नागरिकता, इन दो के बारे में एक अंतर स्पष्ट करना चाहूँगा। कोई व्यक्ति भारत में सिटीजन है या नहीं, इसका निर्धारण किया जाता है भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अनुसार। और कोई व्यक्ति भारत में किसी वर्ष निवासी है या नहीं, इसका निर्धारण आयकर के नियमों के अनुसार किया जाता है। इस अध्याय के दो हिस्से हैं, निवासीय स्थिति और कर दायित्व। निवासीय स्थिति और कर दायित्व। हम पहले निवासीय स्थिति के बारे में पढ़ना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति के निवासीय स्थिति का निर्धारण किया जाता है, रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण किया जाता है। मैंने व्यक्ति शब्द यूज किया है, इंग्लिश में कहते हैं पर्सन। आयकर में पर्सन वह है जो सरल भाषा के अनुसार, आयकर अधिनियम के अनुसार आयकर देने के लिए उत्तरदायी है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे इनकम टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम में पर्सन होते हैं व्यष्टि, इंडिविजुअल। व्यष्टि का अभिप्राय होता है हार्ड मांस का व्यक्ति, जैसे हम। फर्म को भी पर्सन कहते हैं, कंपनी को भी पर्सन कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचएफ को भी पर्सन कहा जाता है। इस प्रकार से करदाता की निवासीय स्थिति में जो पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस ज्ञात करने का, वह भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक इंडिविजुअल या व्यक्ति के संबंध में। दो कंडीशन होती हैं, मूल बेसिक कंडीशन और अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस। निवासीय स्थिति तीन तरह की होती है। साधारण निवासी, जिसको कहते हैं ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, OR। असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, NOR। और अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। जो भी निवासी स्थिति देखनी है, जैसे मैंने पहले बताया है, हमें वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर FY 2019-20 के संदर्भ में देखनी है। तो यदि कोई व्यक्ति 2019-20 FY के दौरान मूल शर्त पूरी कर देता है और अतिरिक्त शर्त भी पूरी कर देता है,
तो वह FY 2019-20 के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, OR होगा, साधारण निवासी। अगर वह मूल शर्त तो पूरी करता है परंतु अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं कर पाता तो उसे कहेंगे असाधारण निवासी, NOR। अगर वह मूल शर्त ही नहीं पूरी करता तो अतिरिक्त शर्तों की हम जांच नहीं करेंगे, उसे कहेंगे नॉन रेजिडेंट अनिवासी, NR। तो OR वह है जो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशंस दोनों पूरी करे। NOR वो है जो बेसिक कंडीशन तो पूरी करे परंतु एडिशनल कंडीशंस पूरी ना करे। और NR वो है जो बेसिक कंडीशन ही पूरी ना करे। ये सभी PY 2019-20 के संदर्भ में देखना है। मूल शर्त, बेसिक कंडीशन क्या है? बेसिक कंडीशन के दो विकल्प हैं। जब मैं विकल्पों की बात करता हूं इसका मतलब इंग्लिश में OR आता है, हिंदी में या आता है, यह है या वह है, कॉलेज इस रास्ते से जाना है या उस रास्ते से जाना है। तो जब या आता है इसका अभिप्राय विकल्प होते हैं, ऑल्टरनेटिव्स, और जब विकल्प होते हैं इसका अभिप्राय होता है पहला पूरा करें या दूसरा विकल्प पूरा करें। तो मूल शर्त बेसिक कंडीशन है, यह सभी प्रकार के करदाताओं पर लागू होती है। करदाता चालू गत वर्ष के दौरान कम से कम 182 डेज भारत में रहा हो। The assessee must stay in India for at least 182 days or more during CPY, current previous year। एक एक करके बात करते हैं। चालू गत वर्ष के दौरान का अभिप्राय होगा, जैसा बार बार मैं बोल रहा हूं, FY या PY 2019-20। जिस वर्ष के लिए हमें निवासी स्थिति ज्ञात करनी है उस वर्ष हमें मूल शर्त पूरी होती है या नहीं अलग अलग ज्ञात करना होगा। भारत में रहने का क्या अभिप्राय है? भारत में रहने से अभिप्राय है फिजिकली प्रेजेंट, किसी का भारत में रहने का मकान है, किसी के रिश्तेदार भारत में रहते हैं,
कोई भारत में रहता था, कोई भारत में रहेगा, ये सब बातें महत्व नहीं रखती है। ऐसा व्यक्ति भारत में फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। होटल में रूम बुक कर रखा है, ये भारत में रहने का अभिप्राय नहीं है। फिजिकली प्रेजेंट, तो इस प्रकार से भारत में रहे। 182 दिन, 182 डेज, 182 डेज की गणना करनी है। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। हमें 1 अप्रैल 2019 से पहले की स्थिति नहीं देखनी और 31 मार्च 2020 की बाद की स्थिति नहीं देखनी। हमें जो दिन गिनने हैं, काउंट करने हैं, वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के डेज काउंट करने हैं। अब हो सकता है कि कोई व्यक्ति विदेश से भारत में आता जाता रहता हो। ऐसी स्थिति में ये 182 दिन भारत में 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के दौरान निरंतर होने आवश्यक नहीं है, टुकड़ों में हो सकते हैं। योग 182 दिन होना चाहिए। उदाहरण के लिए एक करदाता जो विदेश में रहता है, मई में भारत आया, मई 2019 में, फिर मई के लास्ट में चला गया वापस, फिर जुलाई में भारत आया, फिर चला गया, फिर फरवरी 2020 में भारत आया और मार्च के अंत में चला गया। अब भारत में वह निरंतर 182 दिन तो नहीं रहा, परंतु भारत में रहा जरूर है। हमें उसके भारत में रहने के सभी दिवसों की गणना करनी है, टोटल लगाना है, फिर देखना है क्या उसके प्रीवियस ईयर 2019-20 के दौरान भारत में रहने के दिवसों का योग 182 से ज्यादा है, 182 है या कम है। इस प्रकार से 182 दिन की गणना हम लोगों को करनी होती है। कम से कम इसका अभिप्राय है 182 दिन या ज्यादा। 182 दिन तो रहना ही होगा। इस प्रकार से मूलशत पूरी करने के लिए ये सभी छोटे छोटे तत्व, एलिमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर अर्थात 2019-20 अर्थात 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 और 182 डेज, और एटलीस्ट कम से कम ये बातें पूरी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे करदाता ने मूलशत पूरी कर ली है। ये एक इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन का प्रथम विकल्प है। अब बेसिक कंडीशन का दूसरा विकल्प, ये दूसरा विकल्प सभी पर लागू नहीं होता है। कुछ ऐसे करदाता हैं जिन पर लागू नहीं होता है, वे हम बाद में डिस्कस करते हैं किन पर लागू नहीं होता।
इस विकल्प में 2 पॉइंट हैं, दोनों पूरे होने चाहिए, तभी दूसरा विकल्प पूरा होगा। पहला है करदाता चालू गत वर्ष के दौरान कम से कम 60 दिन भारत में रहना चाहिए। The assessee must stay in India for at least 60 days during current previous year. इन 60 दिनों की गणना भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने 182 डेज की थी। और इस द्वितीय विकल्प का दूसरा बिंदु है चालू गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों के दौरान कम से कम 365 दिन भारत में रहे। ये पूर्व के 4 वर्ष कौन से होंगे? हमारे लिए प्रीवियस ईयर है 2019-20, तो इससे पूर्व के 4 वर्ष होंगे 2018-19, 2017-18, 2016-17 और 2015-16, अर्थात अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019 ये पूर्व के 4 वर्ष बनेंगे। इन पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहना जरूरी है। तो दूसरे विकल्प में 2 बातें हुई। पहली बात हुई कम से कम 60 दिन भारत में रहे, कब? 2019-20 में। And he must stay in India for at least 365 days or more during 4 preceding PYs. पूर्व के 4 वर्षों में, अर्थात 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 19 के दौरान कम से कम 365 दिन भारत में रहे। तो मूल शर्त के 2 विकल्प हैं। हम दोनों विकल्पों को एक बार पुनः देख लेना चाहते हैं। पहली ऑल्टरनेटिव फॉर बेसिक कंडीशन इज चालू गत वर्ष के दौरान कम से कम 182 डेज भारत में रहे, या दूसरा विकल्प जिसके 2 बिंदु हैं, दोनों के बीच में प्लस है अर्थात एंड है, चालू गत वर्ष के दौरान कम से कम 60 दिन भारत में रहे तथा पूर्व के 4 वर्षों के दौरान कम से कम 365 दिन भारत में रहे, और पूर्व के 4 वर्ष होते हैं 2015 से लेकर 2019, अर्थात 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19। आपको वापस याद दिला देना चाहता हूं कि व्यष्टि अगर मूल शर्त पूरी करता है
अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करता है तो उसे कहते हैं OR। मूल शर्त तो पूरी नहीं करता है तो अतिरिक्त शर्तों की जांच नहीं करेंगे तो वो बनेगा NR। केवल मूल शर्त ही पूरी करता है, अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसे कहेंगे NOR। जिस वर्ष के संदर्भ में मूल शर्त देखनी है वो है हमारा PY 2019-20, अर्थात 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। मूल शर्त के 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प सभी पर लागू होता है कि करदाता चालूगत वर्ष में 182 दिन कम से कम भारत में रहे और दूसरा विकल्प है जिसके 2 बिंदु हैं, कम से कम 60 दिन भारत में रहे चालूगत वर्ष में एंड दूसरा बिंदु है पूर्व के 4 वर्षों के दौरान कम से कम 365 दिन भारत में रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि विकल्प दूसरा सभी पर लागू नहीं होता है तो हम पढ़ें किन पर लागू नहीं होता है। दूसरा विकल्प लागू नहीं होता है 2 तरह के व्यष्टि करदाताओं पर। नंबर 1, भारतीय नागरिक हो या भारतीय मूल के हों, भारत से बाहर विदेश में रहते हों, चालूगत वर्ष के दौरान भारत आए हों भ्रमण के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन ओरिजिन, resides outside India, visits India during 2019-20 for any purpose whatsoever। दूसरे वे करदाता जिन पर यह लागू नहीं होगा, भारतीय नागरिक भारत में ही रहता है, 2019-20 के दौरान भारत से बाहर जाता है, विदेश जाता है, बाहर जाने का उद्देश्य है नौकरी के लिए, व्यापार के लिए नहीं, या भारतीय जहाज में चालक दल में सदस्य के रूप में। चालक दल का सदस्य भारतीय जहाज का अभिप्राय है ऐसा जहाज जो जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हो, उसमें जो चलाने वाला दल है उसके मेंबर के रूप में। इन सब चीजों को पुनः अपन देखते हैं। ऐसा करदाता भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का होना चाहिए। इसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन होता है भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का। भारत से बाहर विदेश रहता हो, मुख्यतः विदेश में रहता है, परंतु वो 2019-20 के दौरान भारत आता है भ्रमण के लिए, जिसको कह सकते हैं फॉर एनी पर्पज। क्या अभिप्राय हुआ इसका? देखिए, जो व्यक्ति कहीं घूमने जाता हो उसका अभिप्राय क्या वहां जाकर रह जाएगा, बस जाएगा?
अपने घर से कहीं जाता है रहने के लिए नहीं, एक उद्देश्य विशेष पूरा करने के लिए, वापिस वो अपने घर जरूर आएगा। ये होता भ्रमण के लिए। आप कॉलेज आते हैं भ्रमण के लिए या अन्य किसी उद्देश्य के लिए जो कि अध्ययन करना है, क्या वापस जाएंगे या नहीं? जब ये शब्द वापस लगा होता है कि हाँ वापस जाएंगे, तो अभिप्राय होता है कि विदेश से भारत में आना है, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरीली, और वापस जाना है, रिटर्न टू बैक। जबकि दूसरे में जो ये बात कही गई है कि भारत का नागरिक है, भारत में ही रहता है, गत वर्ष में भारत से बाहर विदेश जाता है, क्यों? नौकरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाता है, अथवा भारतीय जहाज में चालक दल के सदस्य के रूप में जाता है। नौकरी करने के लिए कोई जब बाहर जाता है तो इसका मतलब भ्रमण करने के लिए नहीं जाता। जहां वह नौकरी करेगा वहां उसे स्थायी रूप से रहना होगा। अगर अपने घर भारत से बाहर जाता है नौकरी के लिए, तो वहां भी उसको अपना घर बनाना होगा। हो सकता है कि यह स्थायित्व इतना लंबा ना हो, 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, परंतु नौकरी का मतलब वहां वो रहेगा। इसलिए इन दोनों बिंदुओं में हमें भेद करना होगा। तो पहले में भारत के बाहर रहता है, इंडिया में आता है, पीवाई में उसको जाना है अब भी, और दूसरे बिंदु में भारत में रहता है, भारत से बाहर जाएगा नौकरी के लिए, वापस नहीं आना, उसको वहीं घर बसाना है। तो इस प्रकार के करदाताओं पर यह दूसरा विकल्प लागू नहीं होता। उनकी स्थिति में मूल शर्त तभी पूरी होगी जब प्रथम विकल्प पूरा होगा, अर्थात कम से कम भारत में 2019-20 के दौरान वे 182 दिन रहेंगे। देखिए, इनमें दोनों में भारतीय मूल का शब्द यूज नहीं किया है, परंतु भारतीय नागरिक दोनों में यूज किया है, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार तय होता है। प्रश्न में आपको बताया होगा, जब तक विपरीत ना कहे तो मानिए विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है। भारतीय मूल की जहां तक बात है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति वह होता है जो स्वयं या जिसके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत में जन्मा हो। इस अविभाजित भारत से अभिप्राय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से है। अगर अनडिवाइडेड इंडिया में स्वयं या माता पिता में से कोई या
नाना नानी दादा दादी में से कोई जन्मा हो तो ऐसे व्यक्ति को पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अर्थात भारतीय मूल का कहते हैं। भारत में ब्राह्मण हेतु आने से आशय भारत में किसी भी उद्देश्य हेतु आने से है। इसमें घूमने, व्यापार के कारण तथा रिश्तेदारों की वजह से आना भी है। और जैसा मैंने पहले बताया था, इसके बाद इसमें लौटने वाली बात छुपी हुई है। भारत के बाहर सेवा करने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए जाने से अभिप्राय है केवल और केवल नौकरी की वजह से बाहर जाना। इसमें व्यापार के लिए जाना, पढ़ने के लिए जाना, भ्रमण के लिए जाना, ट्रेनिंग लेने के लिए जाना, कॉन्फ्रेंस अटेंड के लिए जाना, वो सब इसमें शामिल नहीं होता। केवल नौकरी के लिए ही इसमें आता है। करदाता का भारत में लगातार रहना आवश्यक नहीं है, अपितु उसका कुल मिलाकर रहना आवश्यक है। जैसे हमने 60 दिवस, 365 दिवस और 182 दिन इनके बारे में बातें की थी, तो उसमें कुल मिलाकर रहना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति का भारत में कई बिजनेस है और अगर एक बिजनेस के संबंध में वह मूलशर्त पूरी कर देता है तो माना जाएगा कि अन्य बिजनेस के संबंध में भी मूलशर्त पूरी हो गई। एक दुविधा और आती है, प्रश्न देखने से हमें मालूम नहीं पड़ता कि भारत में जब करदाता आया है या भारत से गया है, कितने बजे आया, कितने बजे गया। क्योंकि अगर वह किसी दिवस दोपहर के बाद में आता है तो पूरा दिन तो हम काउंट नहीं कर सकते ना आने में। तो प्रश्न में यदि समय नहीं दिया हुआ, हम मानते हैं कि उसका भारत में रहने के दिवसों की गणना में भारत में आने एवं जाने के दिवस को भी भारत में ही रहना मानेंगे। यदि समय नहीं बताया है और यदि समय बताया है तो 12 घंटे से अधिक के आधार पर निर्णय लेंगे कि वह दिवस भारत में काउंट होगा अथवा नहीं। इस प्रकार से आज हमने करदाता की निवासीय स्थिति एवं उसका कर दायित्व, उसमें पहला हिस्सा निवासीय स्थिति और वो भी इंडिविजुअल के लिए हमने अध्ययन किया है। आप नोट्स को इसमें दोबारा पूरा पढ़ें। वे नोट्स जो मैंने आपको पूर्व में भेज दिए हैं, हम इसके बारे में कल कुछ छोटे क्वेश्चंस करेंगे। फिर अगले दिन अन्य प्रकार के करदाताओं फिर हम अतिरिक्त शर्तों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।